नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों को राजस्थान बोर्ड की साइंस कवर करा रहा हूं। इस कड़ी में हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था कोशिका। कोशिका के बारे में लगभग मैं आपको जो सारी इंफॉर्मेशन है वो बता चुका हूं। अब अपने 2-3 वीडियो और आएंगी कोशिका के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल, उसके बाद में कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, और इसके बाद एक बेहतरीन क्लास होगी जो होगी हमारे कोर्स का टॉपिक से पिछली जितनी भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उनकी क्लास। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत रूप देने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज हम बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल की। न्यूक्लिक अम्ल के बाद में बात करने से पहले अपन जान लेते हैं कल हमने जो पढ़ा था, पिछली वीडियो में जो पढ़ा था अपने केंद्रक केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक जो है वो कोशिका का नियंत्रक केंद्र माना जाता है, नियंत्रण केंद्र। केंद्रक के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। इस केंद्रक झिल्ली में छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्र को बोलते हैं अपन केंद्रक छिद्र। लास्ट वीडियो हमारी किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा कट हो गई थी लास्ट में। तो ये जो केंद्रक की जो झिल्ली होती है ये बनी होती है लाइपो प्रोटीन की। लाइपोप्रोटीन की क्यों बनी होती है? क्योंकि हमें पता है कि कोशिका विभाजन के बाद में जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के समय अपनी ईआर से यानी कि अंतर्द्रवी जालिका से क्या बनती है? केंद्रक झिल्ली। इससे क्या बनती है? केंद्रक झिल्ली। और ये जो ईआर है अपनी, ये किसकी बनी होती है? तो ये ईआर बनी होती है लाइपोप्रोटीन की। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि केंद्रक झिल्ली जो है वो किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। इसके बाद आज अपन बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। तो न्यूक्लिक अम्ल की जो खोज की थी वो किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने। किसमें की थी? मवाद कोशिका में। न्यूक्लिक अम्ल जो है वो किससे मिलकर बना होता है? डीएनए और आरएनए। डीएनए तथा आरएनए। डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो है अपनी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद अपन बात करेंगे डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल है। ये वाला मॉडल जो है, ये द्विकुंडलित मॉडल जो है इसका प्रतिपादन किया था वाटसन क्रिक ने। वाटसन क्रिक को इसके लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद अपन बात करें कि क्रोम ये जो डीएनए है वो होता क्या है। तो मैंने पिछली बार आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो डीएनए है वो केंद्रक में ऐसे पड़ा रहता है धागे के रूप में। ये अपना क्या होता है? डीएनए। यह आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए जो है वो क्या है? आनुवांशिक पदार्थ, यानी कि ये गुणों को आनुवांशिक पदार्थ यानी कि गुण जो होते हैं अपने, जो माता पिता से संतान में आते हैं, वो किसके माध्यम से आते हैं? डीएनए के द्वारा। ठीक है। डीएनए जो है वो शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षार से बना होता है। ये आपको डीएनए का मॉडल देखने को मिल जाएगा। तो ये इसका मॉडल है डीएनए का, द्विकुंडलित मॉडल। ठीक है। यहाँ पे एक नाइट्रोजन क्षार होती है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। 4 क्षार होती है यहाँ पे, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। एडेनिन और थाइमिन ये डबल बॉन्ड के द्वारा, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है। और ये जो इसकी जो धागेनुमा संरचना होती है किसकी बनी होती है? फॉस्फेट की बनी होती है। उसके बाद अपन बात करें आगे, तो नाइट्रोजनी क्षार इसमें होती हैं प्यूरिन और प्रीमिडीन। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन होती हैं
और जबकि pyrimidine में साइटोसिन और थायमिन होती हैं। ये अपने को याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि प्यूरिन में कौन कौन सी क्षार आती है, तो प्यूरिन में आती है अपनी एडेनिन और ग्वानिन, जबकि pyrimidine में कौन सी होती है, थायमिन और साइटोसिन, थायमिन और साइटोसिन। आरएनए में एक ही अंतर होता है कि उसमें थायमिन की जगह कौन सी पाई जाती है, यूरेसिल। थायमिन की जगह कौन सी पाई जाती है, यूरेसिल। अब आप बात करते हैं अपन आरएनए के बारे में। तो आरएनए क्या है अपना, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। राइबोन्यूक्लिक अम्ल ये कैसी संरचना होती है, एकल कुंडलित संरचना। डीएनए कैसी होती है, द्विकुंडलित। डीएनए की जो संरचना है वो कैसी होती है, द्विकुंडलित। जबकि आरएनए की संरचना कैसी होती है, एकल कुंडलित। इसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक पिरिमिडीन क्षार पाई जाती है। वही मैंने आपको बताया था, इसमें थायमिन के स्थान पर कौन सी पाई जाती है, यूरेसिल। आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सी पाई जाती है, यूरेसिल। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि इसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक पिरिमिडीन क्षार पाई जाती है। आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ये अपने को ध्यान रखने हैं कि एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए के काम क्या हैं। तो एमआरएनए का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर यानी कि ये अंकित सूचनाओं को कहीं ना कहीं पहुंचाता होगा, तो यही इसका काम है। ये डीएनए में अंकित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण वाले स्थान पर पहुंचाता है, यानी कि जहां पे प्रोटीन का निर्माण होता है वहां पे ये सूचनाओं को पहुंचाता है। उसके बाद अपन बात करें आरआरएनए की, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसका निर्माण होता है केंद्रिका में। समस्त आरएनए का 80% होता है ये। क्या आरआरएनए कितना होता है, 80%। समस्त आरएनए कितना होता है, 80%। और राइबोसोम का निर्माण करता है ये। यानी कि आरआरएनए का काम क्या है, आरआरएनए का काम है राइबोसोम का निर्माण। राइबोसोम का निर्माण। और एमआरएनए का क्रम काम क्या है, एमआरएनए का काम है डीएनए में अंकित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थान पर लाना। यानी कि क्या करता है कि डीएनए में जो सूचनाएं होती हैं उनको कहाँ पहुंचाता है, जहां पे प्रोटीन का निर्माण होता है। आगे बात करें अपन टी आरएनए। टी आरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। ये जो होता है वो सबसे छोटा आरएनए होता है और अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण स्थान पर लाने का इसका काम होता है। यानी कि सूचनाओं को डीएनए में जो सूचना होती है उनको कौन लेके आता है, प्रोटीन संश्लेषण स्थान पर उनको लेके आता है एमआरएनए। जबकि एमिनो अम्लों को कौन लेके आता है, तो एमिनो अम्लों को लेके आता है टी आरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए। तो अपने आरएनए कितने हो गए, 3 आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना के बारे में। ये एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना। इनका योगदान है कि इन्होंने प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका को सर्वप्रथम बताया था। तो ये पूछा जा सकता है अपने से कि प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका को सर्वप्रथम किसने बताया था। तो इसमें सर्वप्रथम बताया था डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना ने। आगे अपन बात करते हैं, गुणसूत्र के बारे में। ये गुणसूत्र का काम क्या है, ये आनुवांशिक जो गुण है उनका वाहक होता है। आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। आनुवांशिकता का पदार्थ तो क्या है, डीएनए। वाहक कौन है, गुणसूत्र। और इकाई क्या है, इकाई है जीन। आनुवांशिकता की इकाई क्या है, तो आनुवांशिकता की इकाई है जीन। अब अपन बात करते हैं गुणसूत्र का जो शीर्ष भाग होता है। गुणसूत्र का शीर्ष भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, टेलोमियर। यानी कि इस तरह की गुणसूत्र की संरचना होती है। तो इसका ये जो शीर्ष भाग है इसको क्या बोलते हैं अपन, टेलोमियर। ठीक है। संरचना क्या होती है इसकी, कि इसमें 40% तो डीएनए होता है गुणसूत्र के अंदर, और 60% क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन। 40% डीएनए का मतलब क्या है कि इसमें ये क्या है, आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ है जिसके माध्यम से ही गुणसूत्र जो है वो एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, ट्रांसफर करता है, दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है।
तक ले जाता है, तभी गुणसूत्र को क्या बोलते हैं अपन, आनुवांशिक गुणों का वाहक। यूकैरियोटिक कोशिका में निश्चित संख्या में गुणसूत्र होते हैं। यानी गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र अपने पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे कि अपन मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र, ये क्या है कि जोड़े के रूप में रहते हैं, ये जोड़े के रूप में रहते हैं हमेशा। इन 46 गुणसूत्र जो है वो 23 जोड़ों के रूप में रहते हैं, है ना। यानी कि 2n बराबर कितने हो गए अपने, 46। इसमें 23 जोड़े होते हैं। 22 जोड़े जो महिला एवं पुरुष में समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा जो होता है वो अलग होता है। 23वें जोड़े को अपन क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र। यानी कि लिंग का निर्धारण जो होता है वो 23वें जोड़े से होता है। मनुष्य का लिंग निर्धारण जो होता है वो 23वें जोड़े के द्वारा होता है कि पुत्र होगा या पुत्री होगी। इसका निर्धारण किससे होगा, तो इसका निर्धारण होता है 23वें जोड़े से। यानी कि महिला में तो डबल एक्स होता है जो 23वां जोड़ा होता है, और पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई। मगरमच्छ तथा छिपकली जैसे जीवों में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता। इन जीवों में लिंग का निर्धारण जो होता है वो पर्यावरणीय ताप के द्वारा होता है। यानी कि पर्यावरणीय जो स्थिति होती है उनके द्वारा ही इनमें लिंग का निर्धारण होता है। अब अपन बात करते हैं कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्र पाए जाते हैं। महिला में तो होते हैं वो एक्स एक्स, यानी कि एक जोड़ा होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र। और पुरुष में क्या होता है, तो पुरुष में होता है एक्स और वाई। यानी कि जब महिला का एक्स पुरुष के एक्स से क्रॉस होता है तो क्या बनेगा, एक्स एक्स, तब जन्म होगा पुत्री का। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे महिला का एक्स और पुरुष का वाई यदि एक दूसरे से क्रॉस करें तो ये बनेगा एक्स वाई, तब जन्म होगा पुत्र का। उसके बाद यदि महिला का एक्स पुरुष के इस एक्स से क्रॉस हो जाए तो भी क्या होगा, एक्स एक्स, यानी कि क्या बनेगी, पुत्री। ठीक है, महिला का ये वाला एक्स यदि पुरुष के वाई से क्रॉस हो जाए तो क्या होगी, तो होगा पुत्र। यानी कि अपन कह सकते हैं कि पुत्र होगा या पुत्री होगी, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, पुरुष। क्योंकि महिला में दोनों गुणसूत्र समान होते हैं। महिला में दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, जबकि पुरुष में क्या होते हैं, दोनों गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। यानी कि एक्स एक्स का क्रॉस होता है तब तो बनती है पुत्री, और एक्स और वाई का क्रॉस होता है तो जन्म होता है पुत्र का। यानी कि समाज में जो लोग कहते हैं, महिला को कोसते हैं कि लड़की लड़की को जन्म देती है, तो उसमें उस महिला का कोई दोष नहीं होता, बल्कि सारा कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो सारा दोष होता है वो किसका होता है, पुरुष का। यानी कि उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, पुरुष होता है। महिला में तो दोनों समान होते हैं ना, एक्स एक्स, लेकिन पुरुष में एक्स वाई होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये लोगों के मन में जो भ्रांति है इसको दूर करें। अब अपन बात करें जीन की, तो जीन क्या है, आनुवांशिकता की इकाई। मैंने अभी बताया था आपको कि आनुवांशिकता की इकाई क्या है, जीन। यूकैरियोटिक कोशिका में यह केवल डीएनए का, और जबकि वायरस में जीन जो होता है वो आरएनए एवं डीएनए का बना होता है। आनुवांशिकता का पदार्थ तो है अपना क्या, डीएनए। आनुवांशिकता का पदार्थ क्या है, डीएनए। ठीक है, जो गुणसूत्र पे पाया जाता है। उसके बाद आनुवांशिकता की इकाई क्या है, तो आनुवांशिकता की इकाई है जीन। और आनुवांशिकता का वाहक कौन है, यानी कि गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है, तो ले जाने का काम करता है गुणसूत्र, क्रोमोसोम। आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और शेयर करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। साथ ही साथ में कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू।